तो मैं आपको बता रहा था डेफिनेशन दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो। एक होता है मीन्स वाली डेफिनेशन, एक होता है मीन्स वाली डेफिनेशन, और दूसरी कौन सी होती है? इंक्लूड्स। आपको अभी दिखाता हूं मैं अलग अलग। मीन्स वाली डेफिनेशन में मैं बता रहा हूं लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब लिटरल मतलब जो लिखा है वही, आप एडजस्ट कर सकते हो क्या? नहीं। और इंक्लूड वाली डेफिनेशन में आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाते हो। कौन सा इंटरप्रिटेशन लगाते हो? ये खाली याद रखो, खाली रीजनेबल मतलब हाँ ये भी है, वो भी है, और भी कुछ भी आ सकता है। मतलब सीरियस लेने वाली डेफिनेशन कौन सी होती है मैं आपको पूछ रहा हूं? मीन्स वाली। इसको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं और इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। ये इंटरप्रिटेशन की बात है। तो इंटरप्रिटेशन एक शब्द है, मतलब शब्द इंटरप्रिटेशन, इस वर्ड को आपको कैसे याद रखना है कि मीनिंग ढूंढनी है। तो आपको मैं और दो तीन बातें बता देता हूं। तो गवर्नमेंट की बॉडीज कौन सी होती है? तो पार्लियामेंट होता है, आपको आपने सुना है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बनाती है। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, स्टैच्यूट मतलब भी लॉ। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, मतलब वो लॉ बनाती है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पता है ना, लोकसभा, राज्यसभा ना, संसद भवन जो रहता है वो, तो वो क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जो बनाया हुआ लॉ है वो फॉलो कौन करेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस। ये कौन है? एग्जीक्यूटिव विंग है, गवर्नमेंट है वो। तो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो देयर इज अ लेजिस्लेटिव विंग जो लॉ बनाती है एंड गवर्नमेंट लॉ फॉलो करती है। गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती देश में, याद रखो। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में खाली गवर्नमेंट के लोग नहीं है, नॉन गवर्नमेंट मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो सब लोग भी वहां पे बैठे रहते हैं। इसलिए हमारे देश में लॉ बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी लॉ बनाओगे अपोजिशन वाले क्या करेंगे? अपोज करेंगे। उनको उसका ही पगार मिलता है अपोज करने का। अच्छा लॉ होगा तभी भी अपोज करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी। गवर्नमेंट लॉ को फॉलो करा के लेता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। इन्होंने बनाया एक्स और इन्होंने अप्लाई किया वाई, हो सकता है ना। बनाने वालों का इंटेंशन अलग था और अप्लाई करने वालों का इंटेंशन अलग था। या तो इन्होंने बनाया एक्स और इन्होंने अप्लाई किया एक्स स्क्वायर, वो भी गलत है। इन्होंने बनाया एक्स और इन्होंने फॉलो एक्स माइनस किया, मतलब जैसा करना था। तो ये अपने ऑफिस में भी तो होता है। हमारी सीआरओ क्या बनाती है? चीफ रिसोर्स ऑफिसर लॉ बनाती है इन कंसल्टेशन विथ टॉप मैनेजमेंट की ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और लॉ को बताया जाता है कि ये लॉ है। फिर आप फॉलो कितने अच्छे से करते हो पता है ना आपको। तो वैसा इंडस्ट्री में भी हो रहा है। गवर्नमेंट लॉ बहुत अच्छा बनाता है, मेरा लॉ बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट। इस जीएसटी इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ, मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन वो बनाया उन्होंने, फॉलो करने में गैप क्रिएट हो जाता है। वेबसाइट नहीं चल रही, अभी पार्लियामेंट क्या करेगा उसको? जीएसटी का पोर्टल है वो नहीं चल रहा है क्योंकि वो टेक बेस्ड प्रोडक्ट है, नहीं चल रहा है यार। कुछ इतने सारे लोग उसको लॉगिन कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो मजे लेने के लिए लॉगिन करके बैठे, मतलब उनका तो पोर्टल के ऊपर काम भी नहीं है, वो खाली ऐसे ही देख रहे थे पोर्टल नहीं चल रहा है आज। ठीक है। तो ये कभी कभी इसमें गैप क्रिएट हो जाता है इन दोनों में। तो एक थर्ड विंग बीच में आती है जो हमारा हाई कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कोर्ट है जो लॉ को इंटरप्रीट करते हैं। क्या करते हैं? तो आप कौन हो इसमें से, तीनों में से मैं पूछ रहा हूं। प्रभु, क्या आप लॉ बनाने वाले लोग हो? नहीं। प्रभु, क्या आप गवर्नमेंट और लॉ फॉलो करने वाले लोग हो? नहीं। फॉलो मतलब फॉलो करके लेने वाले, क्या आप जीएसटी ऑफिसर वगैरह हो? नहीं। क्या आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों की इंटरप्रीट करने बैठे हो? नहीं। तो आप कौन हो? आप बोलो नन ऑफ अबाउट। हम अदर लोग हैं, मतलब ना ही हम लॉ मेकर है, ना ही हम लॉ के जो एग्जीक्यूटर्स है वो है, ना ही हम लॉ को इंटरप्रीट करने बैठे हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जिनसे हम आम जनता नहीं है। आम जनता और गवर्नमेंट के बीच में, आम जनता और कोर्ट के बीच में, आम जनता और पार्लियामेंट के बीच में जो खड़े लोग हैं ना, वो हम हैं। मतलब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने क्या फॉलो किया और इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया, वो जो आम जनता को एक्सप्लेन करता है ना, वो हम हैं।
मतलब हमें तीनों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया, सॉरी पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करने के लिए क्या सिस्टम बनाया, कौन सी वेबसाइट बनाई, कौन सा फॉर्म बनाया, कहां ऑफिस है उनका, कौन ऑफिसर है, ये समझ में आ रहा है। और फिर कोर्ट ने क्या बोला कि ये सही है ये गलत है, हमें तीनों का समझना पड़ता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि हम लॉ कैसे बनता है वो भी पढ़ते हैं, लॉ फॉलो कैसे होता है वो भी पढ़ते हैं, और जहां जहां पे गैप क्रिएट होता है वहां वहां पे केस करना है कि नहीं करना, वो पहला जो डिसीजन लेते हैं वो हम लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट हमें आके पूछता है कि इसके ऊपर केस बनता है या नहीं बनता। इसलिए आपके पास इन तीनों से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप इस इंडस्ट्री के कंसल्टेंट हो, आपके ऊपर ही जीएसटी चलती है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अगर दुकान बंद करके चले जाए ना तो जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया अल्टीमेटली तो क्लाइंट के अकाउंट में से पैसे निकाल के गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे डालने वाले हाथ तो आप ही लोगों के हैं ना। और दुविधा समझो, अब ये तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपकी कितनी वैल्यू है इंडस्ट्री में, दुविधा भी समझो आप, सबसे कम मेहनत आप ही कर रहे हो लॉ समझने की और उसको फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की। नहीं हमको R1 भरने आता है, वो तो एक पॉइंट हो गया, 1% ऑफ लॉ हो गया, 99% का क्या। तो 99 में से एक वर्ड तो आपको समझ में आया। मींस की डेफिनेशन और इंक्लूड की डेफिनेशन में फर्क होता है। मींस की डेफिनेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हम अपना कुछ भी उसमें एडलेस करेंगे क्या। इंक्लूड की डेफिनेशन में हम 10 आइटम और ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही इंक्लूड लिखा हुआ है। ये भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, और 4 आइटम आ सकते हैं। मैं आपको दोनों टाइप के डेफिनेशन दिखाता हूं रैंडमली। गुड्स का तो ये हो गया था, सर्विस का हो गया था, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जाने दो। ये फैमिली का मैंने बता दिया, फैमिली का डेफिनेशन कौन सा लिखा है। मींस आप बोलोगे मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसको भी मेरी फैमिली है, आ सकती है क्या डेफिनेशन में? सर वो मेरे पास होली डिपेंडेंट है, डेफिनेशन में है क्या? नहीं, तो वो फैमिली नहीं है। कहीं कहीं पे खाली गवर्नमेंट लिखा होगा, तो गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड, उन्होंने बोला नहीं, जहां पे खाली गवर्नमेंट लिखा होगा वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मानना पड़ेगा। मीन्स है ना, डेफिनेशन जैसे लिखा है वैसे। अभी मीनिंग समझ रहे, आपको मीनिंग क्यों पढ़ना जरूरी होता है शब्दों का। लोकल अथॉरिटी का भी मीनिंग क्या है? मींस लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत तो पता ही होगा, गांव में पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटी शहरों में होती है, म्यूनिसिपल कमेटी शहरों में होती है, जिला परिषद होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, रीजनल काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। तो ये सब क्या है? लोकल अथॉरिटी है। मींस बोला, मैं इसमें नया आइटम ऐड कर सकता हूं, मैं चाहता हूं ये 3 आइटम को मैं लेस करूं, कर सकता हूं। ए भैया ना मैं लेस कर सकता हूं ना मैं ऐड कर सकता हूं, उन्होंने जितना बोला उतने को ही हम लोकल अथॉरिटी बोलेंगे। ओके, चलो आगे। कंसिडरेशन का तो डेफिनेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, तो उसको टच नहीं करता। एक्शनेबल क्लेम का भी एक डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चरर का डेफिनेशन है, मनी का डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, टाइम पास है, नहीं भी पढ़ाता तभी भी चल जाता। लेकिन सोचो मनी को भी उन्होंने इतने लाइन में लिखा है। मनी क्या समझाना, मनी होता है ना, आप बोलो ना मनी तो मनी होता है। तो देखो इनके हिसाब से मनी क्या क्या होता है। बोलते मनी मीन्स, तो मीन्स तो मैं कागज पे 2000 रुपए लिख के बोलूं ये मनी है, मनी है, मैं नहीं बोल सकता ना, मैं आरबीआई नहीं है ना। आरबीआई कागज पे 2000 रुपए लिखता है और बोलता है ये मनी, हम सबको मानना पड़ता है। वो भी तो कागज ही है, खाली वो आरबीआई ने लिखा, राम पाटिल ने लिखा तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में ऐसा लिखा है। तो वो जो कागज है, जो 50 रुपए की नोट आपके जेब में, 100 रुपए की है, 500 रुपए की नोट आपके पास है, वो इंडियन लीगल टेंडर बोलते हैं उसको, और एनी फॉरेन करेंसी। अब आरबीआई सारे करेंसी नहीं इशू करता ना, डॉलर तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए इशू करेगा, तो वहां से आएगा, ठीक है। एनी फॉरेन करेंसी। फिर चेक मनी है क्या? हाँ, तो ये बोलता है चेक मनी है। प्रोमिसरी नोट एक होता है, वो भी मनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, वो मनी है। लेटर ऑफ क्रेडिट मनी है, ड्राफ्ट मनी है, पे ऑर्डर मनी है, ट्रैवलर चेक मनी है, मनी ऑर्डर मनी है, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस जो हम एक IMPS या NEFT मारते हैं, ठीक है ना, वो भी मनी है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय कौन होना चाहिए? खाली आरबीआई। रिकॉग्नाइज बाय हम नहीं, रिकॉग्नाइज बाय मतलब हमारे देश में मनी को क्या मनी और क्या मनी नहीं है वो रिकॉग्नाइज करने वाली एक अथॉरिटी। तो क्रिप्टो करेंसी मनी है क्या? क्रिप्टो, एक क्रिप्टो पता है ना, बिटकॉइन वगैरह भी मार्केट में आया हुआ है, वो मनी है क्या?
नहीं, क्रिप्टो मनी नहीं है। फंजिबल टोकन्स करके एक होता है, एनएफटी करके होता है, ठीक है ना, वो मनी है क्या? नहीं, वो मनी नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप नया लेकर आओगे जो आरबीआई ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो मनी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी देखिए परचेस सेल हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो को अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। मीन यूज एज अ कंसिडरेशन टू सेटल द ऑब्लिगेशन इन एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर और अदर डिनोमिनेशन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है, यहां तक तो ठीक था, ये आपको आगे का वर्डिंग समझाने के लिए मैंने ले लिया। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी विच इज हेल्ड फॉर न्यूमिज्मेटिक वैल्यू। हाँ, ये क्या होता है सर? न्यूमिज्मेटिक वैल्यू मनी नहीं होता। वो बता रहा है करेंसी है, आपने हेल्ड किया है, लेकिन आपने हेल्ड न्यूमिज्मेटिक वैल्यू के लिए किया है, वो मनी नहीं है। तो ऐसी कौन सी करेंसी मनी नहीं है? ये है करेंसी है, लेकिन ये मनी नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझेगा ना ये सब नए नए शब्द। ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं क्या? एग्जाम में कभी नहीं आएगा व्हाट इज न्यूमिज्मेटिक वैल्यू, मैं लिख के देता हूं, कभी नहीं आएगा। हम एग्जाम के लिए पढ़ भी कहां रहे हैं, हम तो समझने के लिए पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, मुझे आप बताओ, आप बड़े समझदार बच्चे हो, मैंने अगर आप लोगों से 500 रुपए का गुड्स खरीदा, तो गुड्स लिया और मैंने आपको 500, ये नोट बना दिया मैंने, ये रुपये है, नोट है, तो मेरे को जीएसटी कितने पे देना पड़ेगा? 500 पे। है तो ये कागज ही है ना, लेकिन इस गुड्स की वैल्यू और ये 500 रुपए की वैल्यू क्या है? सेम है, इक्वल है, इसलिए इसको मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जो भी नोट है, जो भी करेंसी, तो 1 लाख रुपए का चेक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये चेक है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मैं क्या बता रहा हूं, जो अमाउंट उसके ऊपर प्रिंट किया गया है और उसकी जो वैल्यू है, अगर ये सेम रहेगी तो इसको क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। तो 500 की नोट की वैल्यू कितनी? 500, समझ में आ रहा है? 10 रुपए के नोट की वैल्यू कितनी? 2 लाख के चेक की वैल्यू कितनी? 2 लाख। तो ये क्या हो गया? जितना प्रिंट किया गया है उतनी उसकी वैल्यू है, सेम है ना, इसलिए उसको मनी बोलते हैं। तो पहले मनी का फीचर समझ लो क्या है। जो प्रिंट है उसकी वैल्यू है तो वो मनी है। अब आपने कल ही मूवी देखा, हाँ, शिवाजी महाराज के टाइम का 16th सेंचुरी का छावा मूवी आपने देखा। मैंने आपसे कोई सर्विस लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? आपसे कुछ चीज ले रहा हूं मैं, सर्विस ले रहा हूं या गुड्स ले रहा हूं, तो पैसे देने पड़ेंगे। जितने पैसे दूंगा उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो मैं शिवाजी महाराज के जमाने के, आपको उनके जमाने में राज मुद्रा हुआ करती थी, ऐसा उनका पैसा हुआ करता था। इसके ऊपर 1 रुपया लिखा है। वैसे तो पैसे लिखा होगा, नाना लिखा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं 1 रुपया लिखा है। क्या इसकी वैल्यू आज 1 रुपया रहेगी? लिखा 1 ही रुपया, उसके ऊपर प्रिंट कितना किया है? 1 रुपया, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है क्या? इसकी वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? राज मुद्रा की बात कर रहा हूं मैं, शिवाजी महाराज ने जो इशू किया था, उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी कम रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। कितनी रहेगी वो भी हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है? वो तो बायर सेलर के निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड है। 10 लाख की भी हो सकती है, 1 करोड़ की भी हो सकती है 1 रुपया। तो कल अगर मैं आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता हूं राज मुद्रा देके और बोलता हूं हाँ लगा दीजिए ना जीएसटी 1 रुपए के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा क्या उसको? क्योंकि इस करेंसी में न्यूमिज्मेटिक वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं है, हिस्टोरिकल वैल्यू उसमें जुड़ चुकी है। तो मनी का फीचर क्या? जिसकी वैल्यू और प्रिंट, मतलब जो अमाउंट उसके ऊपर प्रिंट हुआ है और जो वैल्यू हम डिराइव करना चाहते हैं वो सेम है। इसकी वैल्यू इसके अमाउंट से कहीं गुना ज्यादा है, वो मनी नहीं है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। समझा मैंने क्या बोला? इसका समझने का कोई फायदा है नहीं आपको, मैं खाली एक वर्ड आपको समझा रहा था। नहीं, मीन्स और इंक्लूड का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ये मनी नहीं है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि राजमुद्रा मनी नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूमिज्मेटिक वैल्यू है। ऐसा खाली राजमुद्रा के साथ ही नहीं, 2nd सेंचुरी का कुछ आपके पास करेंसी है, एक आना है 2nd सेंचुरी का, तभी भी तो वो मनी है ना। पता ना आपको 4 आना 8 आना बोलते थे। 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब
50 पैसा। तो मैं पूछ रहा हूं 1 रुपया कब होता था उस जमाने में? नहीं नहीं, 1 रुपया बोले तो 100 पैसा, तो कितना आना? 16 आना बोले तो 1 रुपया होता था। तो 4 आना, 8 आना, ये वर्ड नहीं है। आना करके एक जमाने में क्या होता था? करेंसी होता था। आप लोगों को आने नहीं पता क्योंकि तुम शायद जब पैदा हुए तब से शायद रुपए ही या पैसे या रुपए चालू हुए रहेंगे। पैसे के पहले क्या होता था हमारे देश में? आना करके बात होती थी, ठीक है ना। तो ऐसे पीछे 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 जितना जाओगे उतना वो ओल्ड करेंसी का वैल्यू बढ़ते जाता है। अभी आपने कोई करेंसी रखी, 100 साल के बाद उसको बाहर निकाला आपके पोते ने, तो उसमें क्या आ गया रहेगा तब तक? न्यूमिज्मेटिक। इज नॉट नॉर्मल करेंसी ना, वो थी करेंसी, अभी नहीं है वो, उसमें हायर वैल्यू आ गई है। क्लियर है? इसलिए आपको ने देखा होगा बहुत सारे लोग कॉइन कलेक्ट करते हैं। मैं और अवनीश हम दोनों भी करते हैं। अभी कलेक्ट लॉट ऑफ कॉइन्स, अच्छा लगता है कॉइन कलेक्ट करने के लिए, एक शौक है, होता है लोगों की हॉबी होती है कॉइन कलेक्शन की। और खाली हॉबी नहीं है, फिर वो आगे जाके क्या बन जाती है, उसमें क्या आ जाती है? अरे समझो आज 2 रुपए, आज जो 2 रुपए ना, क्या है क्या पता 50 साल के बाद वो 2 रुपए का कोई 2 लाख रुपया दे दे। हिस्टोरिकल वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी ना। आई डोंट नो, मतलब होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता मुझे, लेकिन हो सकती है, क्योंकि आज के तारीख में कुछ पुराने सेंचुरी के कॉइन की वैल्यूज वैसे है। क्लियर है? इतिहास में वैल्यू होती है। बताओ एक शब्द समझाने के लिए क्या कहां पे जाना पड़ रहा है? वैसे इंडिया का भी डेफिनेशन है, देखो ये भी बढ़िया डेफिनेशन है। इंडिया का इतना बड़ा डेफिनेशन है, आपने कभी पढ़ा था इंडिया का डेफिनेशन? हाँ, नालायक लोगों, इंडिया का डेफिनेशन नहीं पढ़ा। इंडिया का डेफिनेशन आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 1 कहां पे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है। भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल में किसकी डेफिनेशन लिखी गई है? इंडिया। क्योंकि देश क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन देश के ऊपर अप्लाई होता है, तो देश क्या है आपका? आपका ज्योग्राफी भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ज्योग्राफी डिफाइन किया कि इंडिया मतलब इसके टेरिटोरियल वाटर। पता है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहां तक होता है? टेरिटोरी तो समझता है ना, बॉर्डर। हमारा पानी में भी बॉर्डर है, पानी का बॉर्डर कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडिया का लैंड मास है, जमीन है हमारी, ऊपर का इंडिया आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना। यहां से 12 नॉटिकल माइल तक एनएम पानी में और आकाश में जो डिस्टेंस काउंट होता है वो नॉटिकल माइल से काउंट होता है। नॉर्मल माइल आप काउंट नहीं कर सकते। नॉर्मल माइल, नॉर्मल किलोमीटर जमीन पे होता है, पानी में किससे काउंट होता है? नॉटिकल माइल से। 1.83 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। नॉर्मल जमीन वाला तो 1 किलोमीटर आपको समझ में आता है। 1.83 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। मतलब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो मोटा मोटी इतने किलोमीटर तक का पानी हमारा है। ये समझ रहा है? ये पानी हमारा है, इंडिया का है। क्लियर है सर? और क्या क्या है डेफिनेशन में? तो टेरिटोरियल वाटर, इसको TWI बोलते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल को हम क्या बोलते हैं? TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की टेरिटरी यहां पे नहीं खत्म होती, हेलो, यहां खत्म होती है। ये पानी भी हमारा है। फिर बोलते हैं सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। तो इसके नीचे सी बेड है ना, अरे जमीन है ना इसके नीचे भी है, और सब सॉइल मतलब उसके नीचे की माटी। जमीन की माटी यहाँ पे है ही, वो तो इंडिया है ही। पानी के नीचे की माटी भी जो है, जो सैंड होगी, वो भी क्या है? इंडिया है। और सी बेड मतलब वो सी बेड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो स्टीप एरिया ऐसा नीचे जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो बताता हूं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये आगे तक जहां पे जाता है, TWI के भी आगे चलता है वो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल तक आता है। कितने नॉटिकल माइल तक? 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। लेकिन यहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बोलता है ना, वो एज पर मैरीटाइम एक्ट एंड एयर स्पेस वगैरह ऐसा बोला जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना, ये इंडिया नहीं है, ये भी इंडिया नहीं है, ये भी इंडिया नहीं है। इंडिया तो 12 पे खत्म हो गया था ना, लेकिन ये पानी इंडिया के लिए रिजर्व करके रखा गया है। मतलब कल अगर इंडिया को वहां पे कोई इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो इंडिया कर सकता है। पाकिस्तान आके कर सकता है क्या? चाइना आके कर सकता है क्या? USA आके कर सकता है क्या? हमारे परमिशन के बिना नहीं कर सकता। कर सकते हैं, बहुत बार वो लोग ना प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वॉर का। रशियन शिप वगैरह आते हैं और इंडियन शिप यहाँ पे खेलते हैं वो लोग, बॉम्ब खेलते हैं वो लोग। हम एक बॉम्ब आपके ऊपर मारेंगे, आप हमारे ऊपर मारो, नहीं खेलते, सच में खेलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, लेकिन विदाउट
परमिशन हो सकता है क्या? नहीं। यहां पे विदाउट परमिशन हो सकता है क्या 200 नॉटिकल माइल के बाद? अरे हो सकता है ना, क्योंकि वो फ्री वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटर है, वो किसी देश का नहीं। वहां पे जाके कुछ भी करो। मतलब मैं आपको हिंट भी देता हूं, अगर आपने यहां पे जाके मर्डर किया तो इंडियन कानून के हिसाब से वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया का कानून वहां पे नहीं लगता। यहां पे चोरी किया आपने तो आप इंडियन कानून के हिसाब से चोर नहीं हो। इंटरनेशनल वाटर के उसके कुछ मैरीटाइम जोन एक्ट है, उसके हिसाब से हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। लेकिन फिर उसमें भी वो भी सवाल आता है ना, फिर कौन सा कंट्री आपको पनिशमेंट देगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि टेरिटरी इज अ वेरी बिग इशू। आज भी है, कितने सारे वॉर अभी भी चालू। हम लोग यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, कहीं पे टेरिटरी के लिए क्या चालू है? फाइट चालू है। ओके जैसे तुम्हारा गांव में होता है ना, ये मेरी जमीन की तेरी जमीन, वैसे देश देश में चालू है, ये मेरी जमीन या ये तेरी जमीन, ये मेरा पानी या तेरा पानी, ये मेरा स्पेस या तेरा स्पेस। तो सर यहां पे जैसे ही मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की, ऑयल रिग लगा दी। ऑयल रिग मतलब जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है जमीन में से, डीप ओशन में से ऑयल निकालता है, ये इंडिया है। ये क्या है? इंडिया है। द मोमेंट आई स्टार्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, बड़ी लेवल की, मूविंग शिप नहीं, ये ऑयल रिग क्या होती है? स्टैब्लिश शिप होती है, बहुत डीप तक वो काम करती है, और एक बार लग जाती है तो सालों तक वहीं पे रहती है, कहीं जाती नहीं है, उसको रिग बोलते हैं। तो ये इंडिया है। ये किसको इंडिया क्यों बनाया वो समझो आप। अगर इसको इंडिया नहीं बनाता तो ये ऑयल अगर इंडिया में आता, आएगा तो इंडिया में है ना, इंडिया की ओएनजीसी की मशीन है ये, तो ये ऑयल इंडिया में ही आएगा ना। अगर इसको इंडिया नहीं बोलता तो इस ऑयल के ऊपर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ता, कस्टम ड्यूटी लगाना पड़ता। हेलो, तो आप बोलो ऑयल रिग यहां पे लगा दो, अरे नालायक यहां ऑयल नहीं है ना। लेकिन सर ऑयल रिग 200 नॉटिकल माइल के बाहर लगे, अब इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा क्योंकि इंडिया के बाहर से आ रहा है। तो ये 200 नॉटिकल माइल के बीच में जो ऑयल रिग लगी हुई है, खाली वही इंडिया है। मतलब वहां पे हमारे इंडिया की जो सारी फैसिलिटीज है वो उनको मिलती है। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंडिया उसको सपोर्ट करेगा, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा है वो। ये पानी हमारे लिए रिजर्व किया गया। यहां तक क्लियर है? इसको EEZ बोलते हैं, EEZ। इस पानी का नाम क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा जोन? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों वर्ड? इकोनॉमिक मतलब वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी आप करोगे। एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि खाली हम ही करेंगे। इंटरनेशनल वाटर में आप भी जा सकते हो, कोई और भी आ सकता है। वो पानी आपको ना आपके लिए रिजर्व है ना किसी और के लिए रिजर्व है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, ओपन वाटर है वो। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन ऑफ इंडिया था। बताओ कभी कितने लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इंडिया जिंदगी में पहली बार पढ़ा? अच्छा एक बात रह गई, इसके ऊपर का जो स्पेस है, इसके ऊपर स्पेस है ना, अरे इसके ऊपर स्पेस है ना, आकाश है ना इसके ऊपर, स्पेस पूरा हमारे जमीन और हमारे TWI के ऊपर का स्पेस, वो भी क्या है? इंडिया है। स्पेस भी हमारा है ना। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉकेट लॉन्च करती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो हमारे स्पेस में क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है। ओके, तो इंडिया क्या क्या है? खाली जमीन इंडिया है क्या? नहीं, पानी भी इंडिया है, पानी के नीचे भी जो जमीन है वो भी इंडिया है, और इसके ऊपर जो स्पेस है। कितने लोगों ने इंडिया का डेफिनेशन जिंदगी में पहली बार पढ़ा? यहां पे बताओ, कैसे देशवासी है बताओ? हाँ, शर्म आनी चाहिए। सर मैं क्या बोलता हूं ना, वो जो बाजू में छोटा सा श्रीलंका है ना, उसको भी इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। और सर मैं बोलता हूं वो जो इधर उधर जो एक्स्ट्रा पानी भी छूट गया ना, उसको भी इंडिया बोल देते, चलेगा? कौन सा डेफिनेशन है ये? अरे डेफिनेशन का टाइप बताओ ना, कौन सा है? हाँ, तो आप देश का टेरिटरी ऐसा इंक्लूड्स में नहीं डिफाइन करते। अच्छा वो, हाँ इंडिया मान लो, वो हाँ इंडिया मीन्स ये इंडिया है। ना ही इसमें प्लस हो सकता है ना ही माइनस हो सकता है। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना डेफिनेशन है। ओके, चलो आगे चलता हूं। तो ये मीन्स और इंक्लूड तो समझ में आया। और एक बताता हूं, शायद नहीं समझा होगा, लास्ट डेफिनेशन बताता हूं इंक्लूड वाली। ये दिख रहा है, पर्सन के ऊपर क्या बोल दिया आपको? भी थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला? GST लगाने के लिए आप क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। मैं बता रहा हूं, टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए सालों पहले पर्सन तो बनना पड़ेगा।
टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल तो बाद में देखूंगा ना। पर्सन क्या होता है, तो उन्होंने बोला पर्सन मतलब वो सारे लीगल एंटिटी। बिजनेस मॉडल हो गया आप लोगों का ना अभी, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिजनेस मॉडल में मैंने आपको इंडिविजुअल करके पढ़ाया था। हम सारे इंडिविजुअल्स क्या है, पर्सन। मेल पर्सन होता है, फीमेल पर्सन होता है, माइनर पर्सन होता है, मेजर पर्सन होता है, लुनेटिक पर्सन होता है, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन होता है। यहां पे तो सारे ही पर्सन है। जो गे कम्युनिटी है, जो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, तो वो पर्सन है। अरे बोलो है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे उन्होंने इंडिविजुअल बोला है ना, सारे उसमें लिविंग एंटिटी जितने भी लिविंग लोग हैं वो सारे आ गए। ओके, फिर कुछ लोगों की फैमिली होती है, वो बिजनेस करते हैं। एचयूएफ आपने सुना होगा, एचयूएफ का फुल फॉर्म, हाँ ये सुना है आप लोगों ने, तो एचयूएफ भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है। कौन सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, दोनों, ठीक है ना। फर्म, फर्म भी क्या है, पर्सन है। एलएलपी भी क्या है, पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, ये भी क्या है, पर्सन है, रजिस्टर्ड हो या ना हो, उन्होंने लिखा है। फिर बोलते हैं बहुत सारी कॉर्पोरेशंस होती है इंडिया में रजिस्टर्ड। कॉर्पोरेशन ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस होते हैं, आपने देखा होगा। ये इंडस्ट्री वगैरह की भी होती है ना, स्टील अथॉरिटी, ऐसा वैसा बहुत सारी कुछ कुछ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश होती है। बॉडी कॉर्पोरेट करके भी होते हैं कॉर्पोरेट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, अमूल वगैरह जैसी, अमूल गोकुल, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी होती है, पदपेढ़ी भी होती है, बहुत सारी कोऑपरेटिव होती है ना, तो वो भी है। लोकल अथॉरिटी, अभी ऊपर गया था लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन बना दिया उन्होंने, ये पहली बार हुआ है लॉ में। इनकम टैक्स में ये दोनों पर्सन नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब इनकम कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब सप्लाई करता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आप बोलोगे क्या मूर्ख लोग हैं, खुद से ही टैक्स ले रहे, ऐसा लगना चाहिए ना। तो रेलवे कौन है, गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये रेलवे के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, अब पता होना चाहिए आपको। एसी क्लास के ऊपर लगता है, फर्स्ट क्लास के ऊपर लगता है, जनरल क्लास जो रहता है ना, स्लीपर क्लास, उस पे मतलब अमीरों पे लगता है, गरीबों पे नहीं लगता, ऐसा समझो आप। कॉमन सेंस है। मैंने आपको क्या बोला, मेजोरिटी लॉ मेरा क्या है, कॉमन सेंस है ना। मैंने आपको क्या बोला, अरे मेजोरिटी लॉ क्या है, कॉमन सेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव तो है, लेकिन मेजोरिटी लॉ क्या है। अगर आप लॉ मेकर होते तो आप एग्जम्पशन किसको देते हैं रेलवे में, गरीब लोगों को, जो किससे ट्रैवल करते हैं, जनरल बोगी से या स्लीपर क्लास से ट्रैवल करते हैं। जो एसी क्लास या फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं उनको एग्जम्पशन की क्या जरूरत। तो रेलवे कौन है, सप्लायर है। रेलवे कौन है, सप्लायर। रेसिपिएंट कौन है, वो जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो ना, जो टिकट बुक करके जा रहे हैं वो लोग। तो रेलवे पैसे कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पैसे कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देता है। लेकिन पैसे कलेक्ट किसके पॉकेट में से हो रहे हैं, पैसेंजर ना, नॉर्मल लोगों से ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने पर्सन बना के रखा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन नहीं बनाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती लोगों से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेके गवर्नमेंट को देती है, मतलब गवर्नमेंट की दूसरे बॉडी को देती है। क्लियर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी भरते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, भरते हैं भाई। हर गवर्नमेंट भी रजिस्टर्ड है। क्लियर है। फिर कुछ सोसाइटीज है, सोसाइटी एक्ट में उन्होंने बोला ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट भी, सर ट्रस्ट को भी रजिस्ट्रेशन में उन्होंने ले लिया। यहां पे बोलते हैं इसको भी करो, और बोलते इतने जो मैंने लिखे ना सारे, वो छोड़ के अगर कोई बच गया होगा ना, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अबाउ, सब इसमें आ गए। तो भगवान यहां पे कवर है क्या कहीं पे, हाँ, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, गणपति बाप्पा, तो यहां पे कवर्ड है, लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, तो मंदिरों को भी क्या करना पड़ता है, जीएसटी लेना पड़ता है अगर वो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे तो। रेंट वगैरह पे चढ़ाते हैं ना, सिद्धिविनायक जिन्होंने देखा है उनको पता है, सिद्धिविनायक के बॉर्डर के अंदर ही रूम भाड़े पे देते हो, मतलब जगह, वो दुकान गाले जो है भाड़े पे दिया, और बहुत अच्छा मतलब रेंट होता है, क्योंकि बिजनेस भी वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो टैक्स तो लगेगा। शिरडी साई बाबा संस्थान रहने के लिए भी रूम अरेंज करके देता है, उनका अलग से वो स्टे फैसिलिटी है। बहुत सारे गुरुद्वारा होते हैं जिनके गुरुद्वारा के अंदर ही स्टे फैसिलिटी होता है। तो भैया बहुत सारे लोग कमर्शियल, मतलब स्टे मतलब होटल चला रहे हैं ना, मंदिर होटल चला रहा है, बोलने के लिए कुछ गलत नहीं है। तो भैया आप जब होटल चला रहे हो और उसके कुछ चार्जेस होते हैं, तो फ्री में भी नहीं चला रहे हो,
तो आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको जीएसटी भरने में क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है? तो ये पर्सन का डेफिनेशन कैसा है? इंक्लूड है, इसलिए ज्यादा सीरियसली लेना है क्या इसको? नहीं लेना है, ठीक है।